हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जहां पे हम डाइव करते हैं ब्यूटीफुल स्टोरीज में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्विस्टेड लाइक का चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी का दरवाज़ा मेरे पीछे हल्की क्लिक के साथ बंद हुआ। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ रूम के बीच से गुजरा, जब तक मैं उस सिटिंग एरिया तक नहीं पहुंच गया जहां डांटे आराम से स्कॉच का ग्लास लेकर बैठा था। मेरे जबड़े का एक मसल हिल गया। अगर हमारा इतना लंबा हिस्ट्री ना होता और अगर मैं उस एहसान का कर्ज उस पर ना रखता जो उसने मुझे दिया था, तो उसका सर अब तक उसके पास वाले बार काट पर फूटा पड़ा होता। सिर्फ मेरी ड्रिंक लेने के लिए नहीं, बल्कि लॉबी में उसके ड्रामा के लिए भी। मुझे पसंद नहीं जब कोई उस चीज को छुए जो मेरी है। थोड़ा हल्का हो जा हार पर। डांटे ने आराम से अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया। नहीं तो वो स्काउल तेरे चेहरे पर चिपक जाएगा और लड़कियों को तेरा फेस उतना पसंद नहीं आएगा। मेरी ठंडी सी मुस्कान ने उससे बता दिया कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद अगर तू खुद अपनी एडवाइस मान लेता तो अपनी फियांसे के अलग रूम में नहीं सोता। उसकी आंखों के संकरे होने पर मुझे अंदर से थोड़ा सुकून मिला। जैसे स्टेला मेरी कमजोरी थी, वैसे ही विवियन उसकी थी। मुझे उनके रिलेशनशिप के अप्स और डाउन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मुझे हमेशा मजा आता था जब भी मैं उसकी फियांसे का नाम लेता और वो गुस्सा कर देता। वो फियांसे जिससे वो कहता था कि वो उससे नफरत करता है। मुझे लगता था मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पर डांटे के पास $2 बिलियन के प्रॉब्लम्स थे। पॉइंट टेकन, उसने तीखे टोन में कहा। सारी मजाक उड़ गई थी और वो फिर से वही सीरियस डांटे बन गया जिसे मैं जानता था। पर मैं यहां विवियन या स्टेला की बात करने नहीं आया, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं उस पेंटिंग से कब छुटकारा पा सकता हूं? वो चीज मेरी आंखों में चुभ रही है। उसके पेंटिंग बोलते ही मैं अपने दिमाग से वो डार्क कर्ल्स और ग्रीन आइज को हटा दिया। मैग्डा, वो पेंटिंग जो कई सालों से मेरी जिंदगी का एक बोझ बनी हुई थी, ना इसलिए क्योंकि वो क्या थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करती थी। किसी ने तुझे नहीं बोला था उसे अपनी गैलरी में लटकाने के लिए? मैंने बार की तरफ जाकर अपने लिए ड्रिंक डाली। वो कमीना बॉटल बंद करना भी भूल गया था। चाहे तो उसे अपनी क्लोजेट के पीछे डाल दे, मुझे क्या। मैं इतने पैसे देकर मैग्डा खरीदूं सिर्फ इसलिए ताकि उसे क्लोजेट के पीछे छुपा दूं? बिल्कुल सस्पिशियस नहीं लगेगा ना? उसके वॉइस में सार्केज्म भरा हुआ था। तेरे पास प्रॉब्लम है, मैंने सोल्यूशन दिया। मेरी गलती नहीं अगर तू उसे लेना नहीं चाहता। और वैसे भी मैं उसके सामने वाले सीट पर बैठ गया। पेंटिंग का पैसा मैंने दिया था, छुपके से ऑब्वियसली। पब्लिक के हिसाब से डांटे रूसा उस अगली आर्टवर्क का मालिक था, पर दुनिया ये नहीं जानती थी कि वो एक्चुअली हाइडियस पेंटिंग एक्चुअली प्राइसलेस मानी जाती थी। एक ऐसी चीज जिसके लिए लोग मारने और चुराने तक को रेडी थे, सिर्फ कुछ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की वजह से। मैं नहीं चाहता था लोग उसके पीछे पड़े, पर मुझे एक रीजन चाहिए था कि मैंने उस पेंटिंग को इतनी सिक्योरिटी क्यों दी। उसमें कोई बिजनेस सीक्रेट्स नहीं थे, पर कुछ ऐसा था पर्सनल जो मैं कभी शेयर नहीं करता। डांटे ने अपने ग्लास के ऊपर से मुझे देखा। तू अब भी उस चीज की इतनी परवाह क्यों करता है? तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तू अपना ट्रेटर ढूंढ चुका है। अब बस उस पेंटिंग को जला दे। उसके बाद मैं तुझे बेच दूंगा ऑफ कोर्स, ताकि लोगों को लगे सब नॉर्मल है। मेरे अपने रीजंस हैं। एक ही रीजन था सच कहूं तो, पर अगर मैं डांटे को बता भी देता तो वो विश्वास नहीं करता। मैं उस पेंटिंग को बर्बाद कर नहीं सकता था। वो मेरी पास्ट के टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में इतनी गहरी झिली हुई थी कि तोड़ना मुश्किल था। मैं इमोशनल इंसान नहीं था, पर मेरी जिंदगी के दो पार्ट्स ऐसे थे जहां मेरी यूजुअल प्रैक्टिकलिटी काम नहीं करती थी। स्टेला और मैग्डा। दुर्भाग्य से एक्सेल के लिए, वो एक्स एम्प्लॉय जिसने पेंटिंग चुराकर मेरी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी सेंटिनेल को बेच दी, वो उन एक्सेप्शंस में नहीं आता था। उसने सोचा था पेंटिंग के अंदर कुछ हाईली क्लासिफाइड बिजनेस सीक्रेट्स हैं और ऑब्वियसली वो उससे पैसा कमा लेगा। क्योंकि मैंने उन कुछ लोगों को जिन्होंने उस पेंटिंग की सिक्योरिटी संभाली थी वही कहानी बताई थी। उन्हें क्या पता था उस पेंटिंग की असली वैल्यू कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा पर्सनल और उनके काम का बिल्कुल नहीं। मैंने एक्सेल को खत्म कर दिया, फिर कुछ टाइम तक वेट किया ताकि सेंटिनल अपना गार्ड डाउन करे, और फिर उनके साइबर सिस्टम के साथ ऐसा खेल खेला कि उनकी कंपनी के मिलियंस उड़ गए। इतना नहीं कि वो पूरी तरह तबाह हो जाएं, क्योंकि फिर वो ट्रेस मुझे मिलता, पर इतना जरूर कि उन्हें मैसेज मिल जाए। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ता है। सेंटिनल के बेवकूफ़ लोग इतने डम थे कि पेंटिंग बेचने के बाद भी उसे चुराने वापस आए, क्योंकि उन्हें लगा वो उसे मेरे खिलाफ बदले के टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। उन्हें मैग्डा में कोई बिजनेस सीक्रेट नहीं मिला, पर उन्हें समझ आ गया था कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इतना तो उन्होंने सही पकड़ा था। बस गलती ये थी कि उन्होंने उसके लिए एक सेकेंड रेट ओहायो बैंक के आदमी को हायर कर लिया।
सेंटिनल ने अपने ट्रैक्स कवर करने की कोशिश भी की, पर वो इतनी घटिया थी कि देखकर इंसल्ट फील होता था। अब पेंटिंग डांटे के पास थी, और ये मेरे लिए डबल फायदा था। ना मुझे उस चीज को देखना पड़ता था, ना कोई, चाहे सेंटिनल ही क्यों ना हो, हिम्मत करता उसे चुराने की। जो लास्ट आदमी इसके लिए कोशिश करने गया था, वो 3 महीने के कोमा में गया, 2 उंगलियां गईं, चेहरा बिगड़ गया और रिब्स टूट गई। डांटे ने चिढ़ भरी आवाज निकाली, पर वो इतना समझदार था कि मुझे ज्यादा पुश ना करे। फाइन, उसने कहा, पर मैं उसे हमेशा के लिए नहीं रख रहा। वो मेरी कलेक्टर वाली रेपुटेशन खराब कर रहा है। सबको लगता है वो 18 सेंचुरी का रेयर पीस है, तो चिल कर, मैंने सूखे टोन में बोला। हकीकत में वो पेंटिंग 20 साल से भी कम पुरानी थी। इतना आसान था प्राइसलेस आर्ट और उसके फेक ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट्स बनाना। रोज उस अगली चीज को देखकर मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, डांटे ने अपने लोअर लिप पर उंगली घुमाकर कहा। वैसे मॉन्स्ट्रोसिटीज की बात चली है, तो मैडिगन को आज ऑफिशियली वैल्हला से निकाल दिया गया है। ये सुनकर रूम का एटमॉस्फेयर बदल गया, टॉपिक के वेट के साथ। अच्छा हुआ, मुझे उस ऑयल टाइकून से कोई सिंपैथी नहीं थी, जो अभी आधा दर्जन एक्स एम्प्लॉयज के सेक्सुअल हैरासमेंट और असॉल्ट के केसेस फेस कर रहा है। मैडिगन हमेशा से एक घटिया आदमी था, बस पहली बार उसे उसके कामों के लिए कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे थे। वेल्हाला क्लब अपनी एक्सक्लूसिव सिर्फ इनवाइट वाली मेंबरशिप पर गर्व करता था, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल और वेल्दी लोग होते थे। हम में से कई लोग इलीगल काम भी करते थे, पर क्लब के भी कुछ लिमिट्स थे, और उन्हें मैडिगन के ट्रायल के मीडिया सर्कस में घसीटने का कोई शौक नहीं था। मुझे बस इतना सरप्राइज था कि उन्होंने उसे पहले नहीं निकाला। मैं और डांटे थोड़ी देर तक उस ट्रायल और बिजनेस के बारे में बात करते रहे, जब तक उसने फोन कॉल लेने के लिए उठकर रूम छोड़ दिया। रूसो ग्रुप के सीईओ होने के नाते एक लग्जरी गुड कंग्लोमरेट जिसमें 30 से ज्यादा फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स थे, डांटे अपने आधे दिन के घंटे बिजनेस कॉल्स में ही निकाल देता था। उसके चुप हो जाने के बाद मेरा दिमाग अपने आप एक पर्टिकुलर ब्रूनेट की तरफ चला गया। अगर मेरे थॉट्स एक केओस थे, तो वो मेरी एंकर थी। चाहे मैं कितना भी दूर भटक जाऊं, आखिर मैं वापस उसी के पास आता था। उसका स्नो कवर्ड स्ट्रीट पर चलना, हवा के झोंकों से उसके बाल बिखर जाना और उसकी जड़ें जैसी चमकती आंखें, ये सब यादें मेरे दिमाग में छपी रहती थी। और उसकी वार्मथ, जैसे तूफान के बाद निकलती एक हल्की धूप, वो मेरे अंदर तक बस गई थी। मुझे उस दिन उसका रेंट कम नहीं करना चाहिए था जब वो बिल्डिंग देखने आई थी, और तो और मुझे उसे रेंट रखने भी नहीं देना चाहिए था जब जूल्स वहाँ से चली गई, बस इस एक्सक्यूज़ के साथ कि वो मेरे प्लांट्स का ख्याल रखेगी, क्योंकि बिना रीज़न के कुछ देना मुझे सस्पिशियस बना देता। सच कहूं तो मुझे उन प्लांट से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ इसलिए वहां थे क्योंकि मेरे इंटीरियर डिजाइनर ने कहा था ये अपार्टमेंट को कंप्लीट लुक देते हैं। पर मुझे पता था स्टेला को प्लांट्स पसंद हैं, और ये उससे मेरी फाइल्स ऑर्गेनाइज करने से बेहतर ऑप्शन था। उसके साथ सेम बिल्डिंग में रहना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, और इसके लिए मैं सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकता था। मेरे सीने में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों जल रहे थे। मैं स्टेला अलोंजो के लिए कमज़ोर पड़ गया था, और मुझे ये बात नफरत थी। मैंने फ़ोन निकाला और लगभग एक सोशल मीडिया ऐप खोल ही दिया था, पर फिर खुद को रोका। उसके बदले मैंने अपने एन्क्रिप्टेड मोबाइल नेटवर्क का कोड डाला। वो मेरे लैपटॉप वाले सिस्टम जितना पावरफुल नहीं था, पर काम चला लेता था जब ज़रूरत पड़ती थी। मेरा फ्रस्ट्रेशन एक आउटलेट मांग रहा था, और आज का लकी टारगेट था जॉन मैडिगन। और ऑनेस्टली उससे ज़्यादा डिजर्विंग कोई नहीं हो सकता था। मैंने उसके सारे डिवाइसेस का लिस्ट खोला, फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट फ्रिज, ब्लूटूथ अलार्म क्लॉक और उसके सारे लिंक्ड अकाउंट्स। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे वो फाइल ढूंढने में। एक वीडियो जिसमें वो अपनी असिस्टेंट के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और उसके बाद अपने गोल्फ बडी को भेजे गए घटिया मैसेजेस। मैंने वो सब प्रोसिक्यूशन टीम को फॉरवर्ड कर दिए, गोल्फ बडी के ईमेल से। ऑब्वियसली अगर वो लोग थोड़ा भी अपना काम जानते हैं तो जज को कन्विंस कर लेंगे कि एविडेंस एडमिसिबल है। और क्यों रुकना, मैंने वो मैसेजेस कुछ बड़े मीडिया आउटलेट्स को भी भेज दिए। और बस इतने पर नहीं रुका, मैडिगन का चेहरा मुझे इरिटेट कर रहा था, तो मैंने उसके सबसे वैल्यूएबल स्टॉक्स को जंक स्टॉक से स्वैप कर दिया, और उसके अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट एंटी सेक्सुअल वायलेंस ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर दिया। हर बटन प्रेस करने के साथ मेरी बॉडी से टेंशन निकलती गई। साइबर सैबोटाज डीप टिश्यू मसाज से भी ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा, तभी डांटे वापस लाइब्रेरी में घुस आया। मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। उसने सोफे के पीछे से अपना जैकेट उठाया, चेहरे पर इरिटेशन के साथ बोला, एक पर्सनल मैटर है जिसे मुझे हैंडल करना है। मुझे अफसोस है ये सुनकर। मैंने शांत टोन में कहा, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देता हूँ। वो जाने लगा, और जब वो आधा डोर पार कर चुका था, मैंने कैजुअली ऐड किया, वो पर्सनल मैटर कहीं विवियन के एक्स बॉयफ्रेंड के तुम्हारे घर पहुंच जाने से रिलेटेड तो नहीं है ना?
उसकी आंखों में पहले सरप्राइज आया, फिर तेज गुस्सा। व्हाट द फक डिड यू डू हापर? मैंने बस तेरी फियांसे और उसके एक पुराने दोस्त के बीच छोटी सी रियूनियन करवा दी। मैंने एक हल्का सा स्मर्क के साथ कहा। बस विवियन नाम की एक छोटी सी टेक्स्ट भेजनी थी और उसका एक्स दौड़ता हुआ आ गया। पैथेटिक पर काम का। तू मुझे तंग करने में मजा लेता है ना, तो मैंने सोचा मैं भी रिटर्न गिफ्ट दे दूं। मुझे लगता है डांटे, मैं डोर के नॉब पर हाथ रखते हुए कहा, कि तुझे पता होना चाहिए कि मुझे पब्लिक में स्टंट करने के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा मिलते हैं। लॉबी में खड़ा था मैं। अगर तुमने स्टेला को दोबारा टच किया ना, तो तुम्हारे पास फियांसे नहीं बचेगी। मैंने उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दांते मेरा पहला क्लाइंट था और एक पुराना दोस्त भी। मैं उसे अक्सर प्रोवोक नहीं करता था, लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे पसंद नहीं जब कोई मेरी चीज को टच करे। मैंने अपनी शर्ट स्लीव सीधी की और वापस लाइब्रेरी में गया, जहां मेरी नज़र पूरे रूम के अक्रॉस गई और जाकर फायरप्लेस के ऊपर लटके एक बड़े फ्रेम पर टिक गई। उस फ्रेम में एक 10,000 पीसेस का पजल था। एक खूबसूरत रेनबो ग्रेडियंट बना हुआ था, जिसमें लाइंस मिलकर एक 3 डायमेंशनल स्फीयर का इल्यूजन क्रिएट करती थी। उसे कंप्लीट करने में मुझे 4 महीने लगे थे, पर हर सेकंड वर्थ था। क्रॉसवर्ड्स, जिगसॉज, साइफर्स सब मेरे लिए एक चैलेंज थे। मुझे स्टिम्युलेशन चाहिए होता था, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी के बोर रूटीन को तोड़ दे। जितना मुश्किल पजल होता, उतना ही मैं उसके सॉल्यूशन को चाहता भी था और डरता भी था। बस एक ही पजल था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ था। मैंने अपनी पॉकेट में रखे छोटे टर्कॉइज रिंग को उंगलियों से महसूस किया। जब मैं उसे सॉल्व कर लूंगा, तब मैं अपनी स्टेला अलोंजो के लिए ये पागलपन हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाऊंगा। ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको? कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।